नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। डेल्टा वेरिएंट ने जैसे ही पूरी दुनिया में पैर पसारा है उसके बाद सबकी चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि ये संक्रामक तो ज्यादा है ही, साथ ही इसमें वैक्सीनेशन के बावजूद संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हालांकि गंभीर बीमारी और मौत का खतरा बेहद कम वैक्सीनेशन के बाद हो जाता है। लेकिन एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो ये कि फिर हर्ड इम्यूनिटी आखिर कैसे मिलेगी अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस यानी कि वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण होता रहा, तो जो बिना वैक्सीनेशन के लोग हैं, जिन्हें अनवैक्सीनेटेड कहते हैं, उन्हें तो सुरक्षा मिल ही नहीं पाएगी। इतना साफ हो चुका है कि अब हर्ड इम्यूनिटी महज 60-70% से काम नहीं चलने वाला है। 90% में जब तक एंटीबॉडी पैदा नहीं हो जाएगी या तो संक्रमण से या फिर वैक्सीनेशन के जरिए, तब तक हर्ड इम्यूनिटी मिलना आसान काम नहीं है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो जुड़ गए हैं, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और एपिडेमोलॉजिस्ट हैं हिंदुजा अस्पताल में, और साथ में डॉक्टर समीर भाटी जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के और डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स के। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर पिंटो, डेल्टा की तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस भी अब दिख रहा है। उसके भी 3 वेरिएंट, 3 उसकी टाइप्स सामने आने लगी हैं। तो ऐसे में नए नए वेरिएंट्स जब आ रहे हैं और ऊपर से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यानी कि टीका लगने के बाद भी आप संक्रमण तो फैला ही सकते हैं। अगर आपको हो गया, आप भले ही अस्पताल ना जाए, लेकिन आप फैला तो फिर भी रहे ही हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन का होना भी और ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जाने के बाद भी, क्या ये हमारे लिए चिंता की बात बनी रहेगी कि हर्ड इम्यूनिटी आए ही ना कभी? थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारा जो गोल पोस्ट था, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, हम सोच रहे थे कि हमारा मकसद ये है कि हर्ड इम्यूनिटी पहुंचना चाहिए, और हमारे सारे जो प्रोपेगेंडा, जो मैसेजिंग था, वो सब हर्ड इम्यूनिटी के अराउंड था कि हमको इस स्थिति में पहुंचना है जहां इतना इम्यूनिटी हो पॉपुलेशन में कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है या बीमारी नहीं हो चुकी है, उनको भी कोई ना कोई लेवल का प्रोटेक्शन मिले। हम देख रहे हैं कि जैसे नए वेरिएंट्स इवॉल्व हो रहे हैं, और ये होते जाने वाला है। हम जानते हैं कि जब तक ट्रांसमिशन होगा तब तक वेरिएंट्स तो होते रहेंगे। हम देख रहे हैं कि ये जो वैक्सीन के बावजूद जो इम्यून एस्केप हो रहा है, वो उसके काफी केसेस हम देख रहे हैं। बट जैसे आपने बराबर कहा, हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जिनको मिल चुका है, उनको जब इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन जनरली माइल्डर किस्म का होता है। वो अस्पताल में एडमिट नहीं होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है बाय एंड लार्ज। और ये हमारा नया फोकस होना चाहिए, ये हमारा नया टारगेट होना चाहिए। और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए हमने एक्सेप्ट किया है। जब आप देखते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में, जब आप देखते हैं निमोनियाज जो होते हैं हर साल, हमने कभी हर्ड इम्यूनिटी का टारगेट नहीं सेट किया है। हमारा मकसद हमेशा ये रहा है कि नंबर 1, वैक्सीनेशन के जरिए से जो इन्फेक्शंस की सिवेरिटी हम कम कर पाते हैं उतना करें, और नंबर 2, दवाइयों से, अर्ली ट्रीटमेंट से, जैसे ही डायग्नोस होता है इंसान, उसके डिजीज कोर्स को जितना माइल्ड किया जाए उतना किया जाए। एंड आई थिंक दैट शुड बी आवर न्यू फोकस, दैट शुड बी आवर न्यू टारगेट फॉर कोविड एज वेल। जी बिल्कुल, तो गोल पोस्ट चेंज करने पड़ेंगे सबको। डॉक्टर भाटी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि पहले हर्ड इम्यूनिटी को ही फोकस बना के, गोल बना के चल रहे थे सब, लेकिन अगर आप यूके जैसी जगह पे देखिए जहां पर लगभग 90% लोगों को टीका लग चुका है, वहां पर भी आप हर्ड इम्यूनिटी की बात अभी नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम वैक्सीनेशन के लिए शुरू से हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन आपके ट्रांसमिशन को नहीं रोकेगी, ये तो हम मानकर चल ही रहे थे। इसके अलावा जैसे डॉक्टर पिंटो ने भी बताया कि आप नए तरह की वेरिएंट कोई आ रहे हैं, आप उसको भी नहीं रोक सकते। वर्ल्ड वाइड अभी हमारी जो पैंडेमिक चल रही है वो बिल्कुल एकदम मिड के अंदर है। अभी सबसे ज्यादा हमने, जो आपने अभी बताया भी अपने रिपोर्ट के अंदर भी, कि हमारा जो हर्ड इम्यूनिटी का पहले टारगेट हम 60 to 70% कर रहे थे, जो कि अभी हमारा उसकी थ्रेशोल्ड बढ़ गई है 85 to 90%। वो किस वजह से हुआ है कि अगर कोई नया वेरिएंट आता है वो ज्यादा ट्रांसमिएबल है और थोड़ा उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, तो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो हर्ड इम्यूनिटी का वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी जो 70% से 90% तक बढ़ गई है। बट एक इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात और है कि हम ये नहीं इससे मान सकते कि किसी एक देश की हर्ड इम्यूनिटी आ गई है
तो वो हार्ड इम्यूनिटी आ गई है। अगर कोई एक देश भी बच जाता है, चाहे वो नॉन वैक्सीनेटेड रहा हो या वहां पर नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से हार्ड इम्यूनिटी उस तरह से अचीव ना हुई हो, तब तो सब तक खतरा रहता ही रहता है, क्योंकि कोई नई तरह का वेरिएंट आए किसी भी तरह से कम्युनिटी में, वो ज्यादा ट्रांसमिएबल हो या ज्यादा उसके अंदर इम्यून एस्केप मैकेनिज्म हो, ये सब कहना थोड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह से हमारी जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें अगर हम मान भी लें कि अराउंड 67.6% के करीब लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है, फिर भी हमारे अगर हम देखें तो 40 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी ससेप्टेबल है। तो और जिस तरह से आपने जो 2 कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, वहां तो अभी बूस्टर डोज देने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जो हमारी सबसे पावरफुल वैक्सीन जिनको माना जा रहा था मॉडर्ना और फाइजर, उनमें भी जो है इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडीज टाइटर काफी डिक्लाइन हुआ है और वहां पे अब 3rd डोज देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल। और डॉक्टर, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, इसलिए मैं आपसे डॉक्टर पिंटो संक्षिप्त में जानना चाहूंगी। जो बात डॉक्टर भाटी ने कही है उससे एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं जो अमीर देश हैं उन्हें अब ये ध्यान रखना होगा कि वो दूसरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उन्हें ये तय करना होगा कि सबको वैक्सीन मिले, चाहे उनके पास पैसा है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि नए वेरिएंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, नए वेरिएंट्स तब क्रिएट होते हैं जब ट्रांसमिशन कंटिन्यूस होता है एंड द वायरस इवॉल्व्स। तो जब तक आप ट्रांसमिशन को नहीं रोकोगे तब तक नए वेरिएंट्स विल कीप हैपनिंग। और ट्रांसमिशन को रोकने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल जो हमारे पास है दैट इज वैक्सीनेशन। और ट्रैवल को हम बंद नहीं कर सकते, एक देश से दूसरे देश में लोग ट्रैवल करते जाने वाले हैं। तो जब तक सारी देशों को कोई ना कोई लेवल का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जिससे ट्रांसमिशन नहीं रोके, तब तक कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है ये। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए हम लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि वैक्सीनेशन अगर आपको लग भी जाता है, अगर आपके दोनों टीके भी हो जाते हैं, आपको मास्क पहनना बेहद जरूरी है और दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि संक्रमण फिर भी फैल रहा है और ये अगर आपको भले ही कुछ ना हो, आप किसी और को ये संक्रमण दे सकते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। फिलहाल हम डेल्टा प्लस के बारे में तो जानते ही हैं, क्योंकि अब ये भी सामने आ गया है, और दूसरी लहर जो हुई थी वो हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुई थी और डेल्टा प्लस उसके बाद आया है। अब डेल्टा प्लस के भी 13 रूप बताए जा रहे हैं और महाराष्ट्र में ही इसके 3 रूप मिल चुके हैं। आपको बता दें कि राज्य में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 76 मामले मिले थे और 5 मौतें भी इसी की वजह से हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 रूप संक्रमण फैला रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 76 केस मिले हैं, जिनमें डेल्टा प्लस के 3 रूप AY1, AY2, AY3 बताए जा रहे हैं। बहुत अधिक संक्रमणशील डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस में बदला है और अब वैज्ञानिकों ने इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के 13 रूपों का पता लगाया है। इन 13 में से शुरुआती 3 रूप AY1, AY2, AY3 महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र के कुल 66 मामलों में AY1 स्ट्रेन के 31 मामले हैं, 20 AY3 के हैं और 10 AY2 के मिले हैं। डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन पर जो बदलाव आया उससे डेल्टा प्लस निकला और डेल्टा प्लस में बदलाव के बाद उसके 13 रूप तैयार हुए हैं, AY1 से लेकर AY13 तक, जिनमें से 3 महाराष्ट्र में मिले हैं। इस वक्त ऐसा कोई डेटा नहीं जो बता रहा है कि इन तीनों वेरिएंट में एक आध ऐसा नहीं है जो ज्यादा कम संक्रमण करती हैं। इसके बारे में स्टडी जारी है। इसके बारे में एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इस वक्त जारी है। बताया जाता है कि इन तीनों में AY3 कुछ देशों में तेजी से फैलता दिखा है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम जिले अलर्ट हैं। डेल्टा के जो अलग सिम्टोमेटोलॉजी है थोड़ी, वो भी हमारे डॉक्टर वॉच कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई अलग डेल्टा सिम्टम का पेशेंट हमें दिखाई देता है तो उनका सैंपल निकाल के NIV भेजना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थ्रू, वो भी हम करेंगे और उसका स्ट्रेन जब डिटेक्ट हो जाएगा तो उनको अच्छी तरह आइसोलेट करके उनका अलग से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टेट टास्क फोर्स ने अंदाज़ा दिया है कि सितंबर मंथ में शुरू होने के चांसेस है। अब ये जो भी सारा खुल चुका है फिजिक वे में, इसका कितना इम्पैक्ट उस पर होगा ये तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना होगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र में अब तक कुल 5 मौतें हुई है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार इस वेरिएंट के तीनों रूप के संक्रमण का प्रभाव समझने के लिए अभी और अधिक विश्लेषण की जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर मनीष सफदरजंग अस्पताल से। डॉक्टर मनीष, जो सवाल आज हम उठाना चाह रहे हैं, जो चर्चा करना चाह रहे हैं, वो ये कि क्या कोविड से ठीक हुए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना जरूरी है या नहीं? तो अगर जो ठीक होके आते हैं उनका मानना होता है कि उन्हें एंटीबॉडीज मिल गई हैं, तो कितना वक्त रुके और क्या वैक्सीन लें या नहीं? शुक्रिया इसके लिए, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो पोस्ट इलनेस वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अभी अगर आप रिसेंट सीडीसी गाइडलाइंस देखें सेंटर फॉर कंट्रोल डिजीज कंट्रोल का, तो वो ये कहते हैं कि पोस्ट इलनेस अगर आप वैक्सीनेट नहीं हो रहे तो आप 2.5 टाइम्स ज्यादा रिस्क करो कोविड इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरी बात, नो डाउट आप इलनेस के बाद तो आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, बट अगर आप वैक्सीनेशन लेते हो तो आप लंबे पीरियड के लिए आपके एक तरह का बूस्ट मिलता है। आप लंबे पीरियड के लिए आप इम्यूनिटी आपके अंदर रहती है और आप प्रोटेक्टेड रहते हो। तो इसलिए वैक्सीनेशन लेना बिल्कुल ही जरूरी है, इसको आप बिल्कुल ही अवॉइड ना करें और किसी तरह के मिथ